हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस किया गया था। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो यह इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन डीकंपोज हो जाता है, अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए क्या किया जाता है कि कोई इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन एक कंटेनर में लिया, जैसा इस तरीके से एक कंटेनर ले लिया, इसमें किसी का इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन रख दिया और इस कंटेनर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया और दो इलेक्ट्रोड इसमें इंसर्ट कर दिया। अब बैटरी क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट तो कैथोड की तरफ भागेगा, कोई कंपोनेंट एनोड की तरफ भागेगा। एनोड की तरफ जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड की तरफ जाएगा तो रिडक्शन होगा। सही है। अब इसमें भी अपने पास जो इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है वो दो तरीके से दिए जा सकते हैं। पहला क्या तरीका है कि इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन मोल्टन स्टेट में दिया जाए। मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन मिलेगा तो बहुत हेल्पफुल है ये। जैसे मान लो कि NaBr की बात कर लेते हैं। सोडियम ब्रोमाइड अगर आपको मोल्टन स्टेट में मिलेगा तो मोल्टन स्टेट में केवल क्या प्रेजेंट है? Na प्लस एंड Br माइनस। तो Na प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका रिडक्शन होगा, ये कैथोड की तरफ जाएगा। Br माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये एनोड की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्सीडेशन करवा लेगा। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन खा के सोडियम मेटल बना देगा, Br माइनस एक इलेक्ट्रॉन देके Br2 वापस से बना देगा। मोल्टन स्टेट में हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है केवल उसी के कैटायंस और एनायंस का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। लेकिन अगर एक्वस स्टेट की बात है, जैसा कि NaBr ही ले लेते हैं एक्वस स्टेट में, तो एक्वस स्टेट में अब वाटर मॉलिक्यूल भी यहां पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली कितनी स्पीशीज हो गई? Na प्लस, Br माइनस और वाटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर ऑक्सीडेशन के कैंडिडेट देखें तो ऑक्सीडेशन के कैंडिडेट कितने हो गए? दो। Br माइनस का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। रिडक्शन की तरफ देखें तो Na प्लस और H2 दोनों का रिडक्शन हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन दोनों स्पीशीज में से किसका होगा, रिडक्शन दोनों स्पीशीज में से किसका होगा, इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मदद लेना पड़ता है। जिसका SRP का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां कंपटीशन की बात आ गई। कंपटीशन की बात आ गई तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि SRP वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से देखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मोल्टन स्टेट का था तो एक से ज्यादा स्पीशीज यहां पे प्रेजेंट नहीं है। Na प्लस का ही रिडक्शन हो सकता है, Br माइनस का ही ऑक्सीडेशन हो सकता है। सही है। इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक में जो बेसिकली अपने पास क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे थ्योरेटिकल ही थे। आपसे यही पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाए तो कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। सही है। लास्ट लेक्चर में हमने H2O दैट मींस की वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पे भी बात की थी। ठीक है। अब मान लीजिए कि इस कंटेनर में यहां पर H2O रखा जाए, लेकिन वाटर की दिक्कत क्या होती है कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत पुअरली कंडक्ट होगा यहां पे। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए फिर क्या किया कि लेटर से कि उसमें थोड़ा बहुत एसिड मिला दिया H2SO4 और H2SO4 मिलाने पर H प्लस और सल्फेट आयन की प्रेजेंस वहां पे होगी। आयंस फ्रीली वहां पे ज्यादा अवेलेबल होंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा कंडक्टिंग सॉल्यूशन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट होगी और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आपको दिखेगा। सही है। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या मिलते हैं कल हमने डिस्कस किए थे, आज वापस से डिस्कस करते हैं उन्हीं को। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको करना है तो लेट अस से कि उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4, लेट अस से कि H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आप देखना चाहते हो, 1 मोलर है मतलब डाइल्यूट ही है, H2SO4 काफी कम है और वाटर यहां पर बहुत ज्यादा है। तो बताइए इस इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? H प्लस,
और क्या प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, H2O। सही है। और अगर मान लो कोई इस तरीके से सोचे कि सर वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन होता है, अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन है तो यहां पर OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। लेकिन H+ की कॉन्सेंट्रेशन अभी पर्टिकुलरली ज्यादा है तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम। H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन Kw के बराबर हमेशा होता है। लेकिन सिंपल सी बात है कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होगी, तो उसको यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शंस में लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। तो बेसिकली इन्हीं 3 स्पीशीज पे डील करते हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कल के लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। अब बताइए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। बताइए रिडक्शन किसका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। रिडक्शन हो सकता है H+ का, और रिडक्शन हो सकता है वाटर का। तो बताइए H+ का अगर रिडक्शन होगा तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बना देगा, H2 गैस। 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू H2 गैस। और वाटर का जब रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंगनीज के नीचे वाटर लिखा हुआ है और वहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में उसका इक्वेशन भी दे रखा है, लेकिन हम चाहें तो खुद भी गेस कर सकते हैं कि वाटर के रिडक्शन पे, या वाटर जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। वाटर में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहां चला जाएगा, 0 में। मतलब क्या बना देगा ये, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या बना देगा, 2OH- आयन। कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा बेटा, 2 रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है कैथोड पे। किसका रिडक्शन होगा डिपेंड करेगा कि किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो आपको लोकेशन पता तो है, वाटर के जैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर देखें तो इधर मेटल्स आती है, फिर यहां पे कहीं वाटर आता है, फिर जाते हैं तो यहां कहीं हाइड्रोजन आता है, और जितना नीचे जाते हैं उतना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आता है, 0। वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आता है, -0.83। इसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए इसका रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू H2। सही है। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन। अब बात आती है एनोड की। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे ऑक्सीडेशन के कैंडिडेट कौन है, ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब सल्फेट आयन। और कौन लूज सकता है, लूज कर सकता है वाटर। वाटर हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। एनोड का देख लेते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। अब सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या स्पीशीज यहां पर प्रेजेंट होंगी, ये हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। हम यहां पर डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। केवल लॉजिकली गेस किया जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन एनोड पे मिलेगी। अब बताइए सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। और अगर ऑक्सीडेशन होना है तो क्या +7 या +8 में जा सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो तो जाएगा ही नहीं। तो यहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन करवाना मतलब कि बहुत ही इंपॉसिबल टास्क है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहता है तो फिर किसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा, केवल वाटर का। सही है। सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लग रहा है कि +6 से ऊपर तो जा नहीं सकता। तो हम यहां से लॉजिकली एक ही कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होना बहुत ही इंपॉसिबल टाइप का है, या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होगा, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे। किसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे, वाटर का। अब मैं आपको वैल्यूज भी बता देता हूं, और वैल्यूज के साथ साथ सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी बना देता हूं। तो जब सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, S2O8 2- + 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करके +7 मत बोल देना। कैलकुलेट कैसे करोगे, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 ×
8 -16 -2 तो -14, उधर जाएगा तो +14, 2 सल्फर के लिए +14, तो एक सल्फर के लिए कितना हो गया +6, ऐसा नहीं है, सॉरी +7। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +7 नहीं है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से, H2S2O8, क्या बोल सकता हूं, H2O7 + O, डाई सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो क्या बोलते हैं इसको, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नाम ही है उसका परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी लिंकेज है इसका मतलब। यहां पर कुछ ऑक्सीजन तो -2 में होंगे और जो परऑक्सी लिंकेज में इंक्लूडेड होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। सल्फर की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगी अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें। इसको बोलेंगे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो इस आयन को बोलेंगे परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। सल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है H2OH2- +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए। ये पढ़ने से हमें केवल इतना फायदा मिल रहा है कि अगर सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन करवाने की जरूरत पड़ जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। बाकी अभी भी मुझे पता है कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन होना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टाइप लग रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2O का ही होगा, और H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अब इनका प्रैक्टिकल वैल्यू भी देख लेते हैं। वाटर के ऑक्सीडेशन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.23 और सल्फेट आयन के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -2.1। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। पहली बात तो यूं ही देख लो कि दोनों के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में। नेगेटिव में आ रही है मतलब इन दोनों का ऑक्सीडेशन मरते मरते ही होगा, ये ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर दोनों में किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़े तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, वाटर का ही ज्यादा है, -1.23, इसीलिए वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन गैस सॉरी ऑक्सीजन गैस यहां पे मिलने वाला है। अब चाहे तो एनोड और कैथोड दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शंस को मिला के कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन में यहां पे बना सकता हूं। लेकिन अब ये क्वेश्चन हमने आज इसीलिए डिस्कस किया है कि ताकि आपको सल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट मिले। तो सल्फेट आयन से अब क्या बनता है, H2OH2-, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो। अब बात आती है डाइल्यूट H2SO4 की। डाइल्यूट H2SO4 में अपने पास क्या होगा कि वाटर ज्यादा होगा और H2SO4 कम होगा। वाटर ज्यादा होगा और सल्फेट आयन की प्रेजेंस कम होगी तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा, O2 मिलेगा और ये H2OH2- ये नेग्लिजिबल टाइप या बहुत ही माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ये भी मिल सकता है। ठीक है, मान लो कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते गए, इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से क्या होगा कि जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना है उसी का होगा। लेकिन अगर मान लो कि थोड़ी देर बाद वो स्पीशीज खत्म हो गई, थोड़ी देर बाद वाटर अगर खत्म हो गया तो फिर किसका हो सकता है, अगला नंबर इसी का है। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दे रहा हूं मैं, बस यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का। कौन सी गैस मिलेगी, O2। तो O2 को अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर मान लो कि थोड़ा बहुत या माइनर प्रोडक्ट मिलना होगा तो क्या मिल सकता है आपके पास, H2OH2-, मतलब किसकी बात चल रही है यहां पे, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखना इसी को वापस से मैं कंटिन्यू करता हूं। अगर यहां 1 मोलर डाइल्यूट H2SO4 की जगह लेट अस से कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर देता हूं, लेट अस से कि 96% वेट बाय वेट H2SO4 कर देता हूं, तो अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में आप समझ लीजिए 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 96 ग्राम तो मेरे पास क्या है, H2SO4, और केवल 4 ग्राम क्या है, वाटर। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा वो देखना। अगेन किसकी प्रेजेंस होगी, H+SO4 2- H2O। कैथोड पे जाएंगे तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, H+ और H2O का। किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H+ का, इसीलिए H+ का रिडक्शन होके कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनोड पे जाएंगे तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब किस किस का हो सकता है, सल्फेट आयन का और वाटर का। वाटर के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है तो पहले इसी का ऑक्सीडेशन होगा, पहले इसी का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन यहां पर अगर आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट के तौर पे देखें या फिर इस
पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन ही देखें तो इस इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन में क्या है, 96% तो H2SO4 ही है। और यहां पर जो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा जिससे कि आपको पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, इसी का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि यही ज्यादा प्रेजेंट है। ये तो केवल 4% प्रेजेंट है, ये कितना परसेंट है, 96% है। तो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात की जाए और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाए तो ठीक है, मुझे पता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है, उसके हिसाब से O2 गैस एनोड पे मिलना चाहिए, लेकिन O2 गैस यहां पर एनोड पे बहुत ही कम मिलेगा। इससे कई गुना ज्यादा हमको कौन मिल जाएगा, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट इस इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में ज्यादा था। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हमने आज डिस्कस किया है कि अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाए तो कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। वापस से बता देता हूं, अगर डाइल्यूट की बात है तो कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिलेगा, O2, क्योंकि वाटर ज्यादा है। और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात है तो कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे ऑक्सीडाइज होके क्या मिलेगा, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा। तो वही आपको क्वेश्चन में आंसर की तरह रिपोर्ट करना पड़ेगा। सही है। अब अगला टॉपिक अपने पास क्या आ जाता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो गेस कर लिया। अगला टॉपिक ये है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बताइए आप। कितना मतलब कि जो सब्सटेंस कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है उसका कितना अमाउंट मिलेगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक है, तो इसी के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो ये पर्टिकुलर टॉपिक इसमें आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। फैराडे के पर्टिकुलरली अपने पास 2 लॉ हैं, दोनों को स्टडी करेंगे। लॉस को स्टडी करने के बाद पता चलेगा, आपको ऐसी फील आएगी कि इसके लिए लॉ बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो मैं खुद ही गेस कर सकता हूं। अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है तो आप ये गेस कर पाओगे कि कैथोड या एनोड पे कितना कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मान लो कि एक मेटल है अपने पास, मेटल मान लेते हैं कि M2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब M2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और M सॉलिड के तौर पे कैथोड पे डिपॉजिट होगा। अब कितना डिपॉजिट होगा, हाउ मच, ये तो डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे ही तो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट अपने पास कितना है। लेट अस से कि M2+ अपने पास एक्सिस में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन आपको भर भर के दे रखा है, कमी नहीं आएगी उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी तो आगे है ना कि M2+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी तो M सॉलिड डिपॉजिट होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो फिर कहां से डिपॉजिशन होगा, कहां से इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली बात किस पे आ गई बेटा, चार्ज पे, इलेक्ट्रिसिटी पे बात आ गई। इलेक्ट्रिसिटी का अपने पास एम्पियर में अपन करंट रिपोर्ट करते हैं, और अगर लेटर से कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर तक हम पास कर रहे हैं तो टाइम का भी वहां पे होता है। चार्ज इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, चार्ज मतलब कि क्यों, चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू टी, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जितनी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जितना एम्पियर का करंट आप पास कर रहे हैं और कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास वैल्यू आती है चार्ज की। जितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा आपको M सॉलिड डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। तो यही फैराडेज लॉ ने बोला है कि जितना भी सब्सटेंस अपने पास कैथोड या एनोड पे मिल रहा है, amount of that substance is directly proportional to amount of electricity that is being passed into electrolytical solution। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा यहां पर सब्सटेंस कैथोड या एनोड पे प्रोड्यूस होगा। तो ये तो सिंपल सा फिनोमेना है, ये तो हमें भी नजर आ रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज पास किया जाएगा उतना ही ज्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। तो इसमें अलग से लॉ बनाने की क्या जरूरत है, कितना चार्ज पास करने पर कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा ये भी मैं बता सकता हूं, और इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। किस तरीके से बताएंगे, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से ही बता सकते हैं, और चाहे तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके भी बता सकते हैं। लेकिन फिर भी इसने जो पर्टिकुलर लॉ दिया है उसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे, उस स्टेटमेंट के ऊपर जो फॉर्मूला डिराइव होता है उस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें पर्टिकुलरली 2 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन,
सबसे पहला लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जितना चार्ज फ्लो होगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा किसी सब्सटेंस का मास प्रोड्यूस होगा। कहां प्रोड्यूस हो सकता है? या तो कैथोड पे हो सकता है या एनोड पे हो सकता है, जिसकी भी बात की जा रही है। फर्स्ट लॉ में यही लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इनटू इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में जितना भी चार्ज पास करोगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उतना ही ज्यादा किसी सब्सटेंस का वेट कैथोड या एनोड पे प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे आएगा? लेट अस से कि W वेट ग्राम में या किलोग्राम में, जैसे भी लेना चाहें, W वेट जो यहां पे प्रोड्यूस होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? चार्ज, मतलब कि Q के। Q अपने पास क्या होता है? I मल्टीप्लाइड बाई टी, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। करंट एम्पियर में, टाइम सेकंड में, तो चार्ज किस में आएगा? कूलम में। नेक्स्ट इक्वेशन हो सकता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। तो W इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Z मल्टीप्लाइड बाई I इंटू टी। और यहां पर ये Z क्या है? कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो बीच में कांस्टेंट आएगा। और इस Z का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब बेसिकली बात यहां पे ये आ गई कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको करंट की वैल्यू दे दी जाए, टाइम की वैल्यू दे दी जाए और उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दे दिया जाए, तीनों वैल्यूज मिलनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यूज आपको मिल गई तो आप क्या बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इस सब्सटेंस का कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इतना सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ अलग ही तरीके से आएगा और उसमें इतनी सारी वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इस Z का जो वैल्यू है, Z जिसको अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको समझना होगा। क्या इस Z का वैल्यू सभी सब्सटेंसेस के लिए सेम होता है या सभी सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होता है? अभी समझ में आ जाएगा। और इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से Z का वैल्यू डिराइव किया जाएगा। तो W इज इक्वल टू अपने पास इक्वेशन है Z इंटू I इंटू टी। लेट अस से कि I में कर दूं 1 एम्पियर तो T कर दूं 1 सेकेंड। 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W। तो क्या बोल सकते हैं कि Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वह मास है जो कि 1 कूलम चार्ज पास करने पर प्रोड्यूस होता है। Z इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस produced when 1 coulomb charge is passed into electrolytical solution। इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में अगर 1 कूलम चार्ज पास किया जाए तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1। जितना भी मास प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? Z। तो क्या Z का कोई रिलेशन अपने पास होता है? Z को आगे किसी और तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है क्या? देखते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक सिंपल सा आप मेटल का कैटायन देखो, क्योंकि मेटल का कैटायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, रिडक्शन होता है, जिससे कि आपको मेटल सॉलिड मिलता है। कितना मेटल सॉलिड मिलेगा वो हम देखेंगे और किसी पर्टिकुलर इक्वेशन से डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि Z की वैल्यू उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए क्या हो सकती है। तो जैसे मान लो कि Mg की बात करें, Mg2+ में इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2। और क्या प्रोड्यूस करेगा? Mg सॉलिड। तो अगर मोल कंसेप्ट से अगर आप देख रहे हैं तो क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के कितने मोल होने चाहिए? 2। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? 1 मोल Mg। और 1 मोल Mg कितना होता है? 24 ग्राम Mg। मोल कंसेप्ट में यहां पे दिक्कत क्या आएगी? सबको पता है कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हर किसी स्पीशीज के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा ही अलग आएंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोल और मैग्नीशियम के मोल हमेशा बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं। डिपेंड करता है कि इनके सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो आप, एल्यूमिनियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा?
एल्यूमिनियम सॉलिड। तो यहां क्या बोलना पड़ेगा कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन से क्या प्रोड्यूस होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम। कितना होता है बेटा, 27 ग्राम। अगेन 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है। डिपेंड करता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, कितना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो मोल कंसेप्ट से अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन यहां पे बन रही है। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से देखोगे तो क्या लिखोगे कि अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी रिएक्टिंग स्पीशीज का इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो यहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन का एक इक्विवेलेंट इसका एक इक्विवेलेंट बनाएगा, चाहे मेटल कुछ भी हो। इलेक्ट्रॉन का एक इक्विवेलेंट इसका भी कितना बनाएगा, एक इक्विवेलेंट। चाहे मैग्नीशियम से मैं किसको रिप्लेस कर दूं, एल्यूमिनियम को ले आऊं। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, 1 equivalent of electron is equal to 1 equivalent of metal और लेट अस से कि mg। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का एक इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 मोल के बराबर ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से फैक्टर क्या बोल सकता हूं, एक ही बोल सकता हूं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, एक। इलेक्ट्रॉन का एक इक्विवेलेंट बोलो या इलेक्ट्रॉन का 1 मोल बोलो, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मेटल का एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस कर सकता है। और एक इक्विवेलेंट मेटल का मास कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही होता है। चाहे मेटल Mg हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, हर किसी के एक इक्विवेलेंट का जो मास होता है वो उसी के इक्विवेलेंट वेट के बराबर आता है। कितना फॉर्मूला बनता है अपने पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में 1 कर दूं तो कितना वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही तो होगा। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया अपने पास कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मेटल डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। Mg की अगर बात करें तो Mg का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा, 12 ग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना प्रोड्यूस होगा, 12 ग्राम। आप चाहे तो मोल कंसेप्ट से भी देख लें कि 2 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 24 ग्राम। तो 1 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 12 ग्राम। सही बात है वो। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से मैंने एक रिलेशनशिप निकाला कि किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्रोड्यूस होगा। एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल से एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो रहा है। एक इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद Z का डेफिनेशन अपने पास आएगा। और उस Z के डेफिनेशन से कोई अगर पर्टिकुलर इक्वेशन बनती है तो बना लेंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन will produce what, equivalent weight of substance। लेट अस से कि उसको क्या बोल देते हैं E। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 96500 कूलम। कैसे आता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 मोल के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, 96500 कूलम। तो बताइए 1 कूलम से कितना प्रोड्यूस होगा, E डिवाइडेड बाय 96500। 1 कूलम चार्ज से कितना वेट प्रोड्यूस होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। तो ये अपने पास 1 कूलम से जितना मास प्रोड्यूस होता है उसी को तो क्या बोलते हैं, Z। तो 1 कूलम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, E डिवाइडेड बाय 96500। तो Z इज इक्वल टू क्या आ सकता है, E डिवाइडेड बाय 96500 ग्राम। 1 कूलम से इतना मास प्रोड्यूस होगा। तो अब ओरिजिनल जो इक्वेशन अपने पास है, उस ओरिजिनल इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन क्या आई थी, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। और Z की जगह यह पुट किया जा सकता है, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। तो W इज इक्वल टू क्या हो सकता है, E डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय I इंटू T। सही है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाए, मेटल का नाम, मतलब कि सब्सटेंस का नाम, तो सब्सटेंस के नाम से आप क्या पता कर सकते हैं, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। ये हमेशा पता होगा आपको। आपको और क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से कितना करंट पास किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए पास किया जा रहा है। तो इससे आपको मिल जाएगा चार्ज, और चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे आप अगर Z से, तो
अपने पास सब्सटेंस का जो वेट प्रोड्यूस होगा कैथोड या एनोड पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात, इसको फॉर्मूले को अप्लाई करके हम काफी कम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा मोल कंसेप्ट से ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी होगा, गलती होने का चांस भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन दे रखा है और उस इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। तो बताइए इस इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट है वो कितने मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हिंट भी दे रखा है कि प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा और O2 मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में हमने एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। प्रोडक्ट आपको कैथोड पे क्या मिले थे, एनोड पे क्या मिले थे पता है। नहीं भी पता है तो क्वेश्चन वाले ने हिंट दे रखा है, सही है। अब बताइए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सिंपल मोल कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी है ना, W = Z × I × T से, दोनों से सॉल्व करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको प्रोडक्ट अभी याद नहीं आ रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बनेगा, तो वापस से देख लेते हैं। ठीक है, कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, कॉपर 2+ है, सल्फेट आयन है और वाटर है। रिडक्शन किसका हो सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन खा सकता है, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन खा सकता है, और वाटर का तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो सकता है, इसीलिए उसको दोनों जगह लिखा जाता है। रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है। कंपटीशन की जब भी बात होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आंसर निकाला जाता है। जिसका SRP ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका SOP ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो कॉपर 2+ की बात है, H2O की बात है। ये इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खाएगा, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाएंगे, कॉपर सॉलिड। इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। कॉपर के ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में हिंट भी तो मिला हुआ है कि कॉपर प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई, अब बताइए कॉपर जो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें आप देखिए, यहां देखो और यहां देखो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन बेसिकली कितना होता है, 2 × 96500 कूलम, और 1 मोल कितना होता है, 63.5 ग्राम कॉपर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम। तो 2 मोल में कितना होगा, डबल। इतने कूलम से इतना ग्राम कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपल मोल कंसेप्ट ही लगा रहा हूं मैं। तो बताइए कितना कूलम चार्ज हमें दे रखा है। तो हमारे पास करंट 2 एम्पियर है, टाइम कितना है, 30 मिनट। तो 30 × 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18, 36, 3600 कूलम चार्ज इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पास कर रहे हैं। तो बताइए 3600 कूलम चार्ज से क्या प्रोड्यूस होगा, 36.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 × 96500 मल्टीप्लाइड बाय 3600, इतना कॉपर प्रोड्यूस होगा। यहां मैंने कहीं पर भी W = Z × I × T का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल आंसर निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, W = Z × I × T, आंसर इतना ही आएगा। W Z कितना होता है, E / 96500 × I × T। E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। किसका, जिस भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहे हो आप, किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉपर को। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और यहां पर इसका n फैक्टर कितना है बेटा, 2। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 36.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, इक्विवेलेंट वेट आ गया, डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय I × T, कितना हो गया, 3600 कूलम। दोनों को आप देख लो, दोनों जगह एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पे सोचना पड़ा कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोल कंसेप्ट से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी भी आएगा और सही भी आएगा। अगला एनोड पे भी आ जाओ, क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ये भी तो निकालना है। एनोड पे अपने पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो कौन दे सकता है, जिसके पास ज्यादा है, मतलब कि सल्फेट, या और कौन दे सकता है, वाटर। अब बाकी आपको बताइए, लॉजिकली पता है कि सल्फेट में सल्फर ऑलरेडी +6 में है, इसका और इलेक्ट्रॉन दे पाना बहुत ही नामुमकिन टाइप का है। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम, इसीलिए ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसके कंपैरिजन में कौन ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाटर। इसका एसओपी का वैल्यू होता है -2.1 और इसके एसओपी का वैल्यू होता है -1.23।
जिसका SOP ज्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज होगा, तो इसको तो वैसे ही हटाओ। और मुझे पता है कि इसने O2 प्रोड्यूस करवाना है, तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे बढ़ो, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यही वाटर का ऑक्सीडेशन का बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ध्यान दो O2 पे और चार्ज पे, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल O2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो बताइए 4 इंटू 96500 कूलाम से 1 मोल O2 प्रोड्यूस हो रहा है, और टोटल अपने पास कितना है 3600 कूलाम चार्ज है, उससे क्या प्रोड्यूस होगा 1 मोल O2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय 3600 कूलाम। कूलाम हटा दो क्योंकि ये तो कट जाएगा। बेसिकली आपके पास O2 का जो आंसर आएगा किस में आएगा, मोल में। इस मोल को आप चाहें तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो O2 का वेट आ जाएगा। इस मोल को चाहें तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें, उससे क्या आ जाएगा कि STP पर कितने O2 का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। क्वेश्चन काफी इजी था, बस आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड और एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, और मोल कंसेप्ट से अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं कि इससे भी थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं। आपको बस वापस से बैलेंसिंग की याद आ जाएगी कि बैलेंसिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि सब्सटेंस के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने मोल इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। कोई रिएक्शन आपको दे रखी है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मान लो कि पहला वाला तो बहुत सिंपल कर देते हैं कि 1 मोल Cu2 प्लस से आपको क्या बनाना है, Cu सॉलिड। तो Cu2 प्लस से Cu सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, रिडक्शन होगा, तो क्या बन गया Cu सॉलिड। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। कॉपर 2 प्लस के कितने मोल दे रखे हैं, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन के कितने मोल यूटिलाइज होंगे, 2 मोल। सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान था। इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पे लेके जाते हैं जहां पर बैलेंसिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। तो जैसे मान लो कि सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ KMnO4 टू Mn2 प्लस। Mn के बारे में ही दिया हुआ है, मतलब कि K का तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे चेंज नहीं हो रहा। MnO4 से क्या बनाना है, Mn2 प्लस। MnO4 माइनस के कितने मोल दे रखे, 1 मोल। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ये तो बहुत इजी है, रेडॉक्स का यही तो पार्ट है। बैलेंस करो 4H2O, यहां आ जाएगा 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। एटम बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। इधर कितना है 5, इधर कितना है बेटा 1। तो 1 मोल के MnO4 के लिए Mn2 प्लस अगर कंप्लीटली पहुंचाना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, 5 इंटू 96500 कूलाम। थर्ड, लेट अस से कि 1 मोल क्रोमियम 3 प्लस 2 डाइक्रोमेट आयन। अब ये थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया ना। यूजुअली आपको क्या मिलता है कि डाइक्रोमेट आयन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होके कहां जाता है, +3 में। इस बार क्या कर दिया कि क्रोमियम 3 प्लस से जबरदस्ती डाइक्रोमेट आयन बनाना है। तो 1 मोल क्रोमियम 3 प्लस को कंज्यूम करवाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस करो। क्रोमियम 3 प्लस से कहां जाएंगे, डाइक्रोमेट आयन। ये लो, अदर आइटम बैलेंस हो गए, H2O बैलेंस हो गया, H प्लस बैलेंस हो गए, और चार्ज बैलेंस करना हो तो यहां कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्रोमियम पे देखो और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे देखो। 1 मोल क्रोमियम 3 प्लस को ऑक्सीडाइज करवा के अगर Cr2O7 2- में जाना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, 6 या 3। तो यहां पे लिखा हुआ है 2 मोल क्रोमियम 3 प्लस से अगर कंप्लीटली डाइक्रोमेट आयन में जाना है तो कितने मोल का रिक्वायरमेंट है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो 1 मोल क्रोमियम 3 प्लस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का। चार्ज अगर आप कूलाम में बताना चाहे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96500 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें एनोड से कैथोड की तरफ
इलेक्ट्रॉन के 4 मोल भेज रहे हैं, सही बात है। एक्सपेरिमेंट क्या है देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये तो हमने देखा हुआ है बेटा, वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो पास करनी पड़ेगी, सही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पुअर कंडक्टर होता है तो यहां आपको इस चीज पे कंसिडर नहीं करना है। यहां तो जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो सॉल्व करके आपको दिखाना है कि वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, केवल वाटर ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पानी में मैंने H+ मिला दिया या OH- मिला दिया या कोई और आयन मिला दिया ताकि आयंस की प्रेजेंस हो जाए, कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं किया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, एनोड से कैथोड की तरफ 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। तो एनोड और कैथोड पे जो भी रिएक्शन होगी उससे कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, और जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है, लग रहा है कि सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस होगा अपने पास, गैसेस। तो दोनों जगह पर जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी उनका टोटल कितना वॉल्यूम आएगा एसटीपी पे, और आपको उन गैसेस को कैसा कंसिडर करना है, ड्राई, मतलब कि वाटर वेपर के साथ कंसिडर नहीं करना है। वैसे ये ड्राई बोलने का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि हम आंसर वैसे ही निकालते हैं आइडियल गैस मान के एसटीपी पर कितने मोल का कितना लीटर वॉल्यूम होता है। तो ठीक है, एनोड और कैथोड की बात है बेटा। एनोड और कैथोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि आपको पता चलेगा कि कहां पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, और साथ ही साथ उतनी गैस प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। तो एनोड पे बात करें तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, वाटर का ऑक्सीडेशन जब एनोड पे होगा तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और कितना मोल O2 मिलेगा, 1 मोल O2। और कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसमें लिखा भी है 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां पहुंचाना है, एनोड से कैथोड की तरफ। बिल्कुल सही है, ऐसा थोड़ी कि एनोड और कैथोड पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो एनोड इलेक्ट्रॉन देता है वही तो कैथोड की तरफ जाता है, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। यही सर्किट कंप्लीट होता है, यही इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, अलग से कुछ नहीं आएगा। तो एनोड से 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकले तो 1 मोल O2 प्रोड्यूस हुआ। अब ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे, कैथोड के पास। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनता है, H2 + 2OH-। वाटर के ऑक्सीडेशन की और वाटर के रिडक्शन की जो इक्वेशन है, आप चाहें तो लॉजिकली गैस भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस को कंप्लीटली याद करना है। बताइए, वाटर यहां पे क्या करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस। तो इलेक्ट्रॉन तो इसे कितने खाने हैं, 4 मोल खाने हैं। 4 मोल खाने हैं तो कितनी गैस बनाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 2 मोल हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पे प्रोड्यूस हुआ 1 मोल ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे प्रोड्यूस हुआ 2 मोल हाइड्रोजन गैस। टोटल कितना हो गया अपने पास, 3 मोल गैस। अब ऐसा तो नहीं होना ना कि हाइड्रोजन गैस और O2 गैस अलग अलग होता है ना, क्योंकि आप होता तो अलग ही है वैसे, लेकिन आपको गैसेस का आइडियल नेचर कंसीडर करना होता है। तो चाहे कोई भी गैस हो, हर किसी के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पे वो 22.4 लीटर ही होगा। तो टोटल 3 मोल गैसेस का एसटीपी पे क्या वॉल्यूम आएगा, 3 × 22.4 लीटर, विच इज इक्वल टू 67.2 लीटर। अगेन यहां पर भी मैंने सिर्फ मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया और कैथोड और एनोड का इक्वेशन सही से लिखा। सही से लिखने के बाद ही मुझे पता चलेगा, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन लिखने के बाद ही पता चलेगा कि रिएक्टिंग स्पीशीज के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आपने गलत लिख दिया तो मोल कंसेप्ट से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, सही है। तो नेक्स्ट अपने पास है फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ भी काफी इजी है। सेकंड लॉ का जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो यहां पे लिखा हुआ है, पढ़िए आराम से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, सबसे पहला तो क्या दिख गया मेरे को, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। दोनों सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना तो दोनों में कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा इसी के बारे में ये लॉ है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं उस इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए इक्वल होना चाहिए। तो पढ़िए, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ वेट प्रोड्यूस्ड, जितना भी अपने पास 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस का वेट प्रोड्यूस होगा उनका रेशियो विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट।
सिंपल सा जो ये पूरा स्टेटमेंट आपको बता रहा है वो क्या है कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है, इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो जितना भी यहां पे कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उन सब्सटेंस के वेट का रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होगा। क्या ये सही है या गलत है भाई? प्रूव करके देख लेते हैं। मान लो कि अपने पास दो इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का नाम दे दिया मैंने 1 और 2। इसमें से क्या इसमें से कितना करंट पास कर रहे हैं? लेट अस से कि क्यू चार्ज यहां से फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज ही वहां से फ्लो हो रहा है। अब यहां पे किसी सब्सटेंस को मान लेता हूं कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड की बात है या एनोड की बात है, लेकिन उसका कितना वेट प्रोड्यूस हो रहा है, लेट अस से कि उसको बोल देता हूं W1। तो W1 बेटा किसके इक्वल होगा? Z1 इंटू I इंटू T, या Z1 इंटू टोटल क्या मान लेता हूं मैं Q। यहां पर कितना वेट प्रोड्यूस होगा? W2, उसको क्या बोल सकता हूं? Z2 इंटू Q मैंने सेम रखा है, डिफरेंट मास प्रोड्यूस हुआ और डिफरेंट इनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय Q। उधर से लिखेंगे तो W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E2 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय Q। W1 और W2 का रेशियो आपको बताना है, इस स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? W1 डिवाइडेड बाई W2 इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2, और बाकी सब कैंसिल आउट हो गए। चार्ज इक्वल था, चार्ज कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो वेट का जो रेशो है, जो भी यहां पर सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेट है W1 और W2, दोनों का रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर आ रहा है। सही है, काफी सिंपल सा लॉ था ये, और इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, देखना। लेट अस से कि टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन ले लेते हैं और उन इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशंस में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन 1, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, बस बना के दिखाऊंगा। इसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, लेट अस से कि Q एंड Q। तो यहां पर जो वेट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोल दिया मैंने W1 एंड W2। इस W1 और W2 का जो रेशो है वो आपको दे रखा है 12:1, 12:1। ठीक है, अब इसमें यह बता सकते हैं कि यहां पर कोई पर्टिकुलर मेटल है वो डिपॉजिट हो रही है, यहां पर कोई पर्टिकुलर मेटल है वो डिपॉजिट हो रही है। सही है, तो मान लेते हैं यहां पे कि लेट अस है कि अपने पास यहां पर इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है AgNO3 का, तो यहां पर Ag+ एक इलेक्ट्रॉन खा के डिपॉजिट होगा, और यहां पर किसी मेटल, लेट अस है कि मेटल सल्फेट की बात है, तो मेटल सल्फेट MsO4 यहां पर जस्ट इंडिकेशन है। तो मेटल सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है, तो यहां पर कौन सी मेटल है? M। अब M+1 है, +2 है या +3 है, या कुछ भी हो सकता है, ये इंडिकेशन दे रखा है। यहां से ऐसे मत बोल देना कि सर सल्फेट आयन के ऊपर -2 है तो M के ऊपर क्या होगा? +2। ऐसा कुछ नहीं है, बस इंडिकेशन बना के दे रखा है। मेटल सल्फेट की बात है। तो बताइए कि अगर इन दोनों के जो भी वेट डिपॉजिट हो रहे हैं मेटल के, मतलब कि सिल्वर मेटल और M मेटल के, उनका वेट रेशियो आपको दे रखा है 12:1 व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि ये जो मेटल है, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो ये मेटल कौन सी हो सकती है? मेटल M कैन बी, और इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, जैसे कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है। कौन सी ये मेटल है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, दोनों में मेटल का रिडक्शन करना है। यहां पर मेटल का रिडक्शन करने के बाद कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है? W1, इधर कितना प्रोड्यूस हो रहा है? W2, और दोनों का रेशियो दे रखा है। तो सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप ये फैराडेज का सेकंड लॉ भी याद रखो, क्योंकि सेकंड लॉ ऐसा थोड़ी कि कोई लॉ है जो आपको याद रखना है, आप खुद उसे लॉजिकली डिराइव कर सकते हो। तो बताइए पहले में कितना प्रोड्यूस होगा? W1 विच इज इक्वल टू व्हाट? E1 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये फॉर्मूला है ही सही। सेकंड में क्या डिपॉजिट हो रहा है? W2, E2 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय Q, दोनों का रेशियो W1 बाय W2 किसके बराबर आएगा? E1 बाई E2 के, और ये कितना दे रखा है? 12:1। तो बताइए 12:1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट मेटल,
यहां पर कौन सी मेटल है, Ag+, इसका एन फैक्टर क्या है 1, Ag का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 108, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 108/1। आगे आते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, लेट अस से कि इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है E2, नहीं पता मुझे, मेटल का नाम ही नहीं पता है, तो बताइए इसको अगर कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 9 ग्राम। अब बता दो कौन सी ऐसी मेटल है जिसका इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम होता है, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, इसके लिए एन फैक्टर कितना आता है 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और कैल्शियम कहां प्रेजेंट होता है, कैल्शियम 2+ में ही प्रेजेंट होता है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 20, यहां कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 12, और यहां कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई इसका एन फैक्टर कितना होता है 3, तो यहां कितना आ गया 9 ग्राम। यहां पर जो इक्विवेलेंट वेट आया 9 ग्राम है, यहां पर 9 ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका आ रहा है, एल्यूमिनियम का, मतलब सेकंड सॉल्यूशन किसका था, एल्यूमिनियम सल्फेट का, और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम के क्या होता है 3+, सल्फेट आयन के ऊपर क्या होता है 2-। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बनाई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप सुन लो कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक में AgNO3 है, एक में मेटल सल्फेट है, दोनों के अंदर से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, तो जो भी यहां पर मेटल्स का मास डिपॉजिट हुआ उनका रेशियो था 12:1। तो फाइंड आउट द मेटल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन, तो कौन सा मेटल हो सकता था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, कौन सा मेटल निकल के आया, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पढ़ लो ध्यान से, आपसे क्या पूछा है कि कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है और उस एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपने 5.79 एम्पियर का करंट 10,000 सेकंड के लिए पास किया है, ठीक है, तो आपको करंट यहां पे दे रखा है, टाइम यहां पे दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, चार्ज। इतना चार्ज इस सॉल्यूशन में से पास कर रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा दे रखा है 1 लीटर 0.2 मोलर ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आपसे ये पूछा है कि टोटल यहां पे जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी ना, उन गैसेस का क्या वॉल्यूम हो सकता है एसटीपी पे, या फिर सिंपल आप बता दो कि उनके मोल कितने होंगे, वॉल्यूम निकालना काफी इजी होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं यहां पे कि जितना भी चार्ज यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उससे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल कंसेप्ट लगा के ही मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो बताइए चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, I × T 5.79 × 10,000 कूलम। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन में 96500 कूलम होते हैं, तो जितना भी अपने पास चार्ज दे रखा है उसमें 96500 का डिवाइड कर दो तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कितना हो गया 5.79 × 10,000 डिवाइडेड बाई 96500, कूलम से कूलम गया, तो ये मोल अपने पास आ जाएंगे करीब करीब, ये आ जाएंगे ऑलमोस्ट 0.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। अब क्या करना है कि मुझे एक्वस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस की कैथोड और एनोड पे इक्वेशन लिखनी है, और इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, कैथोड से या एनोड से? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ। एनोड से जब निकलेंगे तब भी कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, और कैथोड जब इनको खाएगा तब भी कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, कॉपर 2+, या फिर एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का। कॉपर 2+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसीलिए कॉपर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। वाटर अगर 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH-। दोनों के रिडक्शन की इक्वेशन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। अब बता देते हैं कि ये इक्वेशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। मुझे पता है कि ये नहीं होगा और ये होगा, देख लेते हैं, जरूरत अभी समझ में आ जाएगा। बताइए आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.6 मोल। इसके 2 मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 1 मोल। और कॉपर 2+ आपको क्या दे रखा है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, 1 लीटर है, 0.2 मोलर है, 1 लीटर है। मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल आ जाएंगे। तो आपके पास CuSO4 कितना हो गया बेटा, 0.2 मोल। तो कॉपर 2+ अपने पास कितने मोल हो गए, 0.2 मोल मल्टीप्लाइड बाई 1, 0.2 मोल कॉपर 2+ है। तो बताइए 0.2 मोल कॉपर 2+ को
रिड्यूस होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 0.4 मोल तो उसे मिल जाएंगे क्योंकि टोटल अपने पास कितना है? 0.6 मोल। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरत पड़ रही है H2O की रिएक्शन को लिखने की, जबकि मुझे पता है कि रिडक्शन मुझे कॉपर का ही करवाना है। तो ठीक है भाई, कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था इसलिए उसका रिडक्शन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी तो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो अब जो बाकी का सब्सटेंस है उसका रिडक्शन होगा। तो 0.2 मोल 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन को खा गया, उससे क्या बन गया? कॉपर सॉलिड। कितना कॉपर सॉलिड बनेगा? 1 से 1 बन रहा है, मतलब कितना कॉपर सॉलिड बनेगा? 0.2 मोल कॉपर सॉलिड। लेकिन वो नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है कि गैसेस का क्या वॉल्यूम लिबरेट होगा। आगे बात करते हैं। 0.4 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, तो बाकी कितने बचे? 0.6 माइनस 0.4, 0.2 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहां आ जाओ, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन आपके पास है। बताइए 2 मोल से कितना प्रोड्यूस होता है? 1 मोल। तो 0.2 मोल से ये कितना प्रोड्यूस होगा? 0.1 मोल H2 गैस। एक तो ये हो गया सॉल्यूशन अपने पास। अभी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि गैसेस केवल हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस हो रही है और गैसेस का केवल कितना? 0.1 मोल ही प्रोड्यूस हुआ है। अभी एनोड वाला रिएक्शन बचा हुआ है। तो एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किस किस का ऑक्सीडेशन हो सकता है? एक तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक्वस है इसलिए, और बाकी क्या? सल्फेट आयन। आपको पता ही है कि सल्फेट आयन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, क्योंकि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। लॉजिकली भी आप देख सकते हैं कि सल्फेट आयन में सल्फर किसमें? +6 में, और कहां आगे जाएगा? इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी नेग्लिजिबल टाइप ही है। किसका ऑक्सीडेशन होगा? वाटर का। वाटर का ऑक्सीडेशन होता तो क्या बनता है? O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। बताइए कैथोड में जो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन काम आए ना, वो आए कहां से थे? यहीं से आए थे। तो बताइए 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कितना मोल O2 चाहिए? 1। तो अगर आपको मान लीजिए कि 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल के उधर भेजने थे, तो 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां पे कितना चाहिए? 1/4 इंटू 0.6 मोल O2 प्रोड्यूस होगा एक तरीके से। तो आपको O2 के मोल पता चल गए और H2 के मोल पता चल गए। 0.6 मोल से O2 कितना प्रोड्यूस होगा, या O2 का यहां पर वाटर के ऑक्सीडेशन में कितने मोल मिल जाएंगे? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। सही है। अब देखो O2 + H2 कितने मोल हो गए? 1/4 इंटू 0.6 प्लस कितना हो गया? 0.1। इतने मोल अपने पास गैसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, और इन गैसेस को आइडियल गैस कंसीडर करते हुए एसटीपी पे आप वॉल्यूम निकालना चाहे तो टोटल गैसेस के मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस आपको मिलेगा। सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पर आपने एक तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाया है। आपको एनोड से 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर कॉपर 2+ तो केवल 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन ही खा सकता है, तो बाकी के 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन कहां गए? रिडक्शन की दूसरी इक्वेशन में चले गए, और दूसरी इक्वेशन में चले गए तो हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 0.1 मोल। ये सारे इलेक्ट्रॉन आए कहां से थे? एनोड से आए थे। तो एनोड में अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज होते हैं या 4 मोल रिलीज होता है, तो इसका कितना मोल बनता है? 1 मोल। 0.6 मोल अगर रिलीज होंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। टोटल गैसेस के मोल निकाल लिए। मोल को आप एसटीपी पे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कॉपर का दे रखा है। अब देखो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जब हमें एक्चुअली में W = Z × I × T वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि Z मतलब कि इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू कॉपर का दे रखा है आपको। कॉपर का ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू देख लीजिए 0.0003296 ग्राम पर कूलम। सही है। अब ये क्या कर रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है? 0.5 एम्पियर की। कितने समय के लिए? 50 मिनट के लिए। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। W = क्या होता है? Z × I × T। अच्छा एक बात बताओ, ये Z नहीं मिलता ना तो भी आंसर तो आ जाता, बिकॉज Z की वैल्यू क्या होती है? E / 96500। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल।
सही है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, या एटॉमिक वेट कितना होता है, 63.5, और उसके लिए एन फैक्टर कितना होगा। साफ साफ दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या होता है 2+ में, 2+ में से 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी तो कॉपर सॉलिड बनाएगा, तो एन फैक्टर कितना आ गया 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2, और उसमें अगर 96500 का डिवाइड करोगे आप तो ये इक्विवेलेंट वेट और 96500 से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z आएगा ना, वो इतना ही आएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। सही है। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा 0.003296 ग्राम पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई I इंटू टी, मतलब कि चार्ज अपने पास कितना हो जाएगा एम्पियर में करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना अपने पास 50 मिनट, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड। टोटल ये अपने पास हो जाएगा चार्ज किस में हो जाएगा कूलम से पर कूलम कैंसिल आउट होके W आपके पास केवल किस में आएगा ग्राम में। तो ये पहला क्वेश्चन था जब आपको Z का वैल्यू मिला था, और Z का वैल्यू अगर आपको दे ही दिया है तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि इसी से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने पास आंसर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि 3 सेल कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किए हुए, तो सीरीज में से जब करंट इनमें फ्लो होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो होगा। 3 सेल कनेक्ट किए हुए सीरीज में, और हर किसी सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन रखा हुआ है। पहले सेल में रखा हुआ अपने पास ZnSO4 जिंक सल्फेट का, अगले वाले में एसिडिफाइड वाटर मतलब कि पानी है, और पानी का पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस होने में दिक्कत आएगा। इसीलिए अपन ने क्या किया, वाटर में एसिड मिक्स कर दिया ताकि फ्री आयंस की वहां पे अवेलेबिलिटी हो और वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में कोई दिक्कत नहीं आए। पहले वाले में है पहले वाले में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरे वाले में एसिडिफाइड वाटर, और तीसरे वाले में एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, करंट पास करेंगे तो तीनों में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट ही पास होगा। आगे देखते हैं, जब ये करंट पास होता है तो कॉपर कितना डिपॉजिट होता है ये दे रखा है, और कॉपर अगर इतना डिपॉजिट होता है तो जिंक और हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट होगा ये पूछा है। तो ये बेसिकली किसका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया अपने पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ में क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो जितना भी वेट डिपॉजिट होगा मेटल्स का या सब्सटेंसेस का, वो वेट का रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के इक्वल होता है। सही है। तो यहां पर एकदम कॉपर का आपको दे रखा है और जिंक और हाइड्रोजन का पूछा है, साथ ही साथ आपके पास कॉपर और जिंक का इक्विवेलेंट वेट भी दे रखा है। नहीं देना चाहिए फिर भी दे रखा है। ज्यादा क्या करना चाहिए इसे, कॉपर और जिंक का एटॉमिक वेट दे देता, कि जैसे कि कॉपर का कितना होता है, जिंक का कितना होता है। इक्विवेलेंट वेट तो आप खुद निकाल सकते थे, कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर, और कॉपर 2+ में जिंक 2+ में, तो दोनों का एन फैक्टर बेसिकली कितना है 2 ही है। लेकिन ये जानकारी भी आपको दे रहे, तो आप क्या करोगे कि जो भी वेट का रेशो है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होना चाहिए। तो कॉपर का दे रखा है तो कॉपर और जिंक को इस्तेमाल करके जिंक का निकाल लेना, फिर कॉपर और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का निकाल लेना। तो बताइए वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। कॉपर का वेट कितना दे रखा है आपको, कितना डिपॉजिट हो रहा है 6.25 ग्राम। जिंक का वेट कितना डिपॉजिट होगा पता नहीं, वही निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है 31.70 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना दे रखा है आपको 32.6 ग्राम। आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन का निकालना है, तो वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। सही। अब बताओ यहां पर कितना डिपॉजिट हो रहा है 6.25 ग्राम। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट होगा पता नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कॉपर का कितना दे रखा है आपको 31.70, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन नहीं दे रखा है ना, तो इसके लिए परेशान मत हो। सारा कुछ दे दिया, एक नहीं दिया। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 1 होता है या 2 होता है, बताओ। देख लो यार,
लेट अस से कि हाइड्रोजन से क्या बना 2H+ या 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से देखो या उधर से देखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बताइए हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। या H+ कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तब जाके हाइड्रोजन का कितना मोल बनता है? 1। तो इसके 1 मोल की वजह से कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए इसके 1 मोल का वेट कितना होता है? 2 ग्राम। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हो गया हाइड्रोजन गैस का 1। तो यहां से हाइड्रोजन गैस का कितना वेट निकलेगा वो आप निकाल सकते हो। कॉपर का दे रखा था, जिंक और हाइड्रोजन का पूछा था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सेकंड लॉ का एप्लीकेशन था। तीनों सेल सीरीज में कनेक्टेड थे, इसीलिए तीनों में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। काफी इजी क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोलिसिस के। और अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास मेटल का वायर है, तो मेटल के वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ रेजिस्टिविटी होता है, कुछ कंडक्टेंस होता है, इस तरीके से। तो मेटल के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होता है, ये सब तो आप फिजिक्स में डील करना। यहां पे हमें किस चीज से डील करना है कि इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से करंट पास होगा या नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी बढ़ेगा या कम होगा। इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, कंडक्टेंस कितना होता है, इन सारी चीजों पे हमें डील करना पड़ेगा और इनके फॉर्मूलेज एस्टेब्लिश करने होंगे। ओके।